नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे हैं पशु परिचर की सामान्य विज्ञान, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1 परमाणु और अणु पढ़ लिया है। आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। तो अभिक्रियाएं क्या होती है, उनको समीकरणों के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो इस चैप्टर में अपन ये सब पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और अपने जो आसपास जो चीजें हैं उनमें अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने। तो अपन शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी समीकरण लिखना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसके प्रकार, और प्रकारों में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो अपन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में नाम सुना होगा पदार्थ। देखो क्या होता है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं अपन? किसी वस्तु को या किसी चीज को अपन पदार्थ कब कह सकते हैं? तो वे सभी वस्तुएं वस्तुएं ही पदार्थ होती है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, क्या घेरती है? स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, तथा जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिनमें वजन भी होगा कुछ न कुछ। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरेगी और उनमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या बन गई अपने पास? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मतलब थोड़ा सा क्या होता है? उनमें वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे कि अपने आसपास की सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। अपन जिन जिन वस्तुओं को देख पाते हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। अपने आसपास की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। जितनी भी वस्तुएं अपन देख पाते हैं वो कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरती है और उनमें कुछ न कुछ वजन जरूर होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ होती है। क्या होती है? पदार्थ। अपने आसपास की सभी वस्तुएं क्या होती है? पदार्थ होती है। अब अपन देखते हैं कि जो अपने आसपास की सारी वस्तुएं हैं, यानी कि जो पदार्थ है, क्या है? पदार्थ। उनमें रखी रखी में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। एक जैसी थोड़ी रहती हो, नहीं रहती ना। उनमें पर क्या होता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन होता रहता है। पदार्थों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होंगे? होता है, पहला तो है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है अपने पास रासायनिक परिवर्तन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा है अपन ने। देखो पदार्थ तो क्या होता है? वस्तुएं होती है जो स्थान घेरती है और उनमें कुछ वजन होता है, वे पदार्थ होती है। जैसे कि अपन ने लिखा, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं अपन को आंखों से दिखाई देती है वो सब क्या है? पदार्थ होती है। उनमें रखे रखे कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो देखो क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार का होगा, ठीक है। दो प्रकार का परिवर्तन होगा। कौन कौन सा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखो भौतिक परिवर्तन में तो क्या होता है कि इसमें भौतिक गुण चेंज होते हैं। वस्तु के क्या होते हैं? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। कौन से गुण? भौतिक गुण। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण में वे सब गुण आ जाते हैं जो अपन को आंखों से दिख जाते हैं, जैसे कि रंग हो गया, ठीक है, आकृति हो गई, उसका आकार हो गया, ये सब क्या है? भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण। मतलब जो अपन को आंखों से दिख रहे हैं वो सब क्या है? भौतिक गुण है। और उन गुणों का परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन होता है वस्तु का, तो वो वस्तु वापस प्राप्त हो जाती है। मतलब
प्रारंभिक जो पदार्थ होता है, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जल को, मतलब थोड़ा सा पानी लिया, उसको फ्रिज में रखा, जमा दिया, बर्फ बन गया, तो उसकी जो अवस्था थी वो परिवर्तित हो गई, मतलब उसका भौतिक गुण परिवर्तित हो गया, लेकिन बर्फ से वापस पानी भी बन जाता है। तो यानी कि जो प्रारंभ में जो पदार्थ था, मतलब जो पानी था, वो वापस प्राप्त कर लिया जाता है। तो वो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त हो रहा है तो ये परिवर्तन किस प्रकार का होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये अस्थायी, मतलब स्थायी नहीं रह पाता, वापस वही पदार्थ बन जाता है। और इसमें अगर वापस वही पदार्थ बन रहा है तो नया पदार्थ भी नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बात है भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। अब भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? रंग हो गया, आकृति हो गई, उसकी अवस्था हो गई, ये सब क्या है? भौतिक गुण, मतलब जो अपन को आंखों से दिख जाते हैं। ठीक है, अब ये परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद वापस उसी पदार्थ को अपन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी को जमा दिया, अपन ने बर्फ बना दिया, बर्फ से वापस पानी भी बन जाता है, मतलब जो प्रारंभ में जो पदार्थ था वह वापस प्राप्त हो रहा है। तो वापस प्राप्त हो रहा है तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, और नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। ठीक है, वापस वही पदार्थ बन जाता है। वही बात है, अपन ने बस इसको 4 लाइनों में लिख दिया। अगर अपन इसके उदाहरण लिखें तो उदाहरण क्या हो गया? पानी का जमना, पानी का जमना, पानी का जमना। देखो पानी जमकर क्या बन जाता है? बर्फ। बर्फ से वापस पानी भी बना सकते हैं, तो नया पदार्थ भी नहीं बन रहा, परिवर्तन भी अस्थायी है, वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, बस कि पानी जम गया तो पानी का जो आकार था वो बर्फ के आकार में हो जाता है, और इसकी अवस्था भी जो पहले द्रव थी वो ठोस बन जाती है, फिर ठोस से वापस द्रव बन जाती है। तो इस ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा एक जो बार बार पूछा जाता है, मोम का पिघलना। क्या? मोम का पिघलना। अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, तो इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक गुण चेंज होते हैं। कौन से गुण चेंज होते हैं? रासायनिक गुण चेंज होते हैं, या गुणों में परिवर्तन होते हैं, गुण परिवर्तित। रासायनिक गुण मतलब उसका स्वाद हो गया। ठीक है, जैसे अचार रखा है अपने बहुत दिनों से, और 2 साल तक अचार रखा है, तो उसका स्वाद बदल जाता है? नहीं बदल जाता? बदल जाता है। जैसे नमकीन रखे हैं, नमकीन बहुत दिनों तक रखे रह जाएंगे तो उनका स्वाद बदल जाएगा। तो उसमें कौन सा गुण परिवर्तित होता है? रासायनिक गुण, यानी कि स्वाद कौन सा है? रासायनिक गुण। ठीक है, और ये परिवर्तन कौन कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मान लो अपन ने लिए नमकीन, क्या लिए? नमकीन लिए, उनको 12 महीने तक एक डिब्बे में रखा। ठीक है, 12 माह तक एक डिब्बे में रखा तो उनका स्वाद बदल गया। अब स्वाद बदल गया तो वापस उन बदले हुए यानी कि खराब हुए नमकीन से अच्छे नमकीन प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कि वहाँ कौन सा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता है, बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो शुरू में जो पदार्थ था उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो प्रारंभिक पदार्थ है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं अपन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक गुण परिवर्तित होंगे। स्थायी परिवर्तन होता है एक तरह से, नया पदार्थ इसमें बनता है, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। इसके उदाहरण पर आते हैं। ठीक है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। देखो अपन ने लकड़ी जलाई लकड़ी, अब लकड़ी जलते ही किस में बदल जाती है? कोयले में। तो क्या कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो स्थायी परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ भी बन गया कोयले। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं, क्या कोयले से लकड़ी बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती। मतलब कौन से गुण परिवर्तित हुए? रासायनिक गुण। तो यह परिवर्तन कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती जलेगी
तो उसकी मोम भी वाष्प बनकर उड़ती रहेगी और उसका धागा भी जलता रहेगा। तो क्या उस पिघली हुई मोमबत्ती से वापस नई मोमबत्ती बना सकते हैं? धागा तो नया लगाना पड़ेगा ना उसमें। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जबकि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन। ये दोनों ही उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। मोम का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अपन ने पदार्थ में परिवर्तन देखे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ को वापस प्राप्त कर लिया जाता है, मतलब ये जो परिवर्तन होता है वो कुछ देर के लिए होता है, मतलब अस्थायी होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है, मतलब ये जो अगर एक पदार्थ बन गया ना तो वापस उससे पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं करेंगे। और अपन कह सकते हैं कि जो रासायनिक पदार्थों में कौन से परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइन, कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ कौन सा परिवर्तन हो रहा है पदार्थ में? रासायनिक परिवर्तन, मतलब नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है ना, वापस पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अपन क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा इसी से लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, मतलब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, वो रखा परिवर्तित हो रहा है और वो परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। तो अपन कह सकते हैं कि उस पदार्थ के साथ क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकते हैं इस पदार्थ के साथ? एक तो उसकी अवस्था बदल सकती है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मान लो ठोस अवस्था में था पहले, वो हो सकता है गैस में बदल जाए, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन। आप लोहे की चेयर को छत पे रख दो, 2 साल बाद उसको देखो, उसका रंग चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वहाँ क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। हो सकता है रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, और हो सकता है गैस का उत्सर्जन भी होगा। ठीक है, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, चौथा परिवर्तन अपन कह सकते हैं, मान लो तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, तापमान घट रहा हो, बढ़ रहा हो। अगर यह परिवर्तन किसी पदार्थ में हो रहे हैं, सारे के सारे, तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यह परिवर्तन हो रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उदाहरण लेते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के साइंस की भाषा में। जैसे कि अपन ने लकड़ी को जलाया था, तो लकड़ी किससे बनी होती है? कार्बन से। किससे बनी होती है? कार्बन पढ़ा है अपने इससे पहले वाले चैप्टर में। कार्बन कौन से नंबर का है? 6 नंबर का। इसका रोल नंबर कितना होता है? 6 नंबर। और रोल नंबर को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो अपन लिख सकते हैं कार्बन, या फिर लिख सकते हैं अपन लकड़ी, या फिर लिख सकते हैं कोयला। तो कोयले का दहन, कार्बन का दहन अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन इसका उदाहरण लिख सकते हैं मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, किसी का भी अपन दहन कर सकते हैं, मैग्नीशियम का दहन। अरे ये दहन होता क्या है? जैसे रावण दहन करते हैं, रावण को जलाते हैं ना, तो वैसे ही कार्बन को भी जलाते हैं, मैग्नीशियम को भी जलाते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन का दहन है, अब इसको रासायनिक अभिक्रिया में कैसे लिखेंगे? दहन किसके? एक चीज ध्यान रखना, जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु जल ही नहीं सकती। ठीक है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ही के कारण ही वस्तुएं जल पाती है, ठीक है ना। तो जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। तो जब भी आपके दहन चीज आए, क्या है? दहन, दहन चीज आ रही है तो इसका मतलब वो किसकी उपस्थिति में जल रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। तो कार्बन का दहन, तो कार्बन को किसके साथ जलाएंगे? कार्बन को जलाएंगे अपन ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं लिखी जाती है। कार्बन को किसकी या कोयले को किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन। तो उपस्थिति है तो प्लस लगा के लिखेंगे, फिर बराबर में क्या बनेगा अपने पास? जब भी कार्बन को जलाते हैं तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपन लकड़ियों को जलाते हैं, उसके धुएं को अपन क्या उसमें सांस ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे अपना दम घुटने लग जाता है। तो वहाँ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अपन छोटी क्लासों में पढ़ते भी आए हैं कि इस धुएं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम का दहन लिखे अपन तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस दहन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाएंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो उस पदार्थ के क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कार्बन को जलाया तो कार्बन का ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बन गया। अगर यहाँ कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो अपन सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का ऑक्साइड बन जाता, ठीक है। यहाँ कोई सा भी पदार्थ ले सकते हैं अपन, पोटेशियम ले लेते हैं तो पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाता। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी दहन करते हैं तो क्या बनते हैं? उस पदार्थ के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज आती है इनको पढ़ने की। ये तीर का निशान अपन ने बनाया कि इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाई, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो नया परिवर्तन, नया पदार्थ बना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर जलाएंगे तो तापमान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। जलाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। इसके अलावा कार्बन पहले सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस। और ये ठोस है तो यहाँ पर अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। इसके अलावा कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इनके रंग में भी परिवर्तन हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अर्थात अब बार बार अपन ये चीजें नहीं देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अपन अगर ऐसे जमा के लिख रहे हैं तो समझ जाना कि वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाई, क्या बना? कोई एक चीज बनी, ठीक है। मान लो कोई भी पदार्थ बन गया नया। तो इस तीर के जो पहले चीज जिनके बीच अभिक्रियाएं करवाते हैं ना अपन, उनको तो बोलते हैं अपन अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं इनको? अभिकारक। और इस तीर के बाद जो पदार्थ अपने पास बनता है उसको बोलते हैं अपन उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद। तो यहाँ से दो टर्म्स आपके नई आई है, अभिकारक और उत्पाद। क्या चीज नई आई है? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक तो क्या होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, मतलब जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीजें बन रही है उनको कहेंगे अपन उत्पाद। जैसे कि मान लो, जैसे कि अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिए आलू, क्या लिए? आलू प्लस टमाटर, ठीक है। क्या लिया? आलू प्लस टमाटर प्लस मसाला, और इनको एक कुकर में भरकर इनको उष्मा दी मैंने चूल्हे पे रख के, तो क्या बन गई? आलू की सब्जी। क्या बन गई? आलू की सब्जी, ठीक है। आलू की सब्जी बन गई। अब आलू की सब्जी बनी तो आलू की सब्जी से क्या वापस आलू प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब आलू की सब्जी बनाई तो तापमान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ता है, मतलब तापमान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। रंग में भी यहाँ पर परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाप निकलती है ना, अपन इसको गर्म करते हैं तो यानी कि गैस का भी उत्सर्जन हो गया। तो इसका मतलब ये जो मैंने ये चीज लिखी, आलू की सब्जी बनाई, तो अपन ने क्या की? एक रासायनिक अभिक्रिया की है। क्या की है? अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें आलू टमाटर मसाला ये सब क्या हो गए? ये तो हो गए अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक।
क्या हो गए ये अभिकारक। और जो आलू की सब्जी बनी अपनी, ये इसे कहेंगे अपन उत्पाद। क्या क्या बना ये उत्पाद, क्या बन गया उत्पाद। तो अपन अभिकारक की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक की परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और इनको तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। ये साइड कौन सी है, बाईं साइड है, और ये साइड कौन सी है, दाईं साइड है। ठीक है, यहाँ से बात करें तो तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और तीर के निशान के किधर लिखेंगे इनको, तीर के निशान के बाईं ओर इनको लिखा जाता है, बाईं ओर। ठीक है, बात करते हैं उत्पाद की कि उत्पाद क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। और इनको तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। ये अपना तीर का निशान है। ठीक है, इसके किधर लिख रहे हैं उत्पाद को, इधर की तरफ, यानी कि तीर के निशान के किधर लिखेंगे, दाईं ओर। तीर के निशान के दाईं ओर इनको लिखा जाता है, दाईं ओर इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया लिखकर अपन समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होगा। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कार्बन, क्या लिखा था, कार्बन का दहन लिखा था। कार्बन को किसकी उपस्थिति में जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था। किसकी उपस्थिति में जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने जलाया था। तो क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, कार्बन डाइऑक्साइड अपने बना था, ऑक्साइड। तो यहाँ मुझे बताओ कि कौन सा तो अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे अभिकारक, क्या हो जाएंगे, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। और ये हो जाएगा अपना उत्पाद, क्या हो जाएगा, ये उत्पाद। ठीक है, तो इसे तो कहेंगे अपन अभिकारक और अब इसको कहेंगे उत्पाद। अब देखो, अभी बार बार अपन लिख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना लेंथी हो जाता है हिंदी में लिखना। तो चूंकि अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में जो परमाणु अणु पढ़ा था उसमें इनके प्रतीक पढ़े थे कार्बन ऑक्सीजन के, तो क्यों ना इनको शॉर्ट में लिखा जाए, तो अपना समय भी बचेगा और दिखने में सुंदर भी दिखेंगे। तो इनको किसके रूप में लिखेंगे, इनके प्रतीकों के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे, इनके प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। और इन रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखने से क्या प्राप्त होती है, अपन को रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण। यानी कि अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया के पदार्थों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में लिखना, अणुसूत्रों के रूप में लिखना, अणुसूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। या लिखने पर क्या प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगी, रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी। जैसे मान लो ये अभिक्रिया है, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। तो O जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अपन ने अणु पढ़ा है, तो ऑक्सीजन अणु के रूप में पाया जाता है, O2। तो क्या बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसकी अपन ने क्या बना ली है, रासायनिक समीकरण अपन ने बना ली है, रासायनिक समीकरण अपन ने इसकी बना ली है। ठीक है, एक और देखते हैं अपन, जैसे मैग्नीशियम को भी जलाया था, क्या मैग्नीशियम को भी क्या किया था, जलाया था ना, मैग्नीशियम को भी किसकी उपस्थिति में जलाया था अपन ने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला था। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने, Mg, और अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन अणु के रूप में पाई जाती है O2 के रूप में, तो M क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। ठीक है, तो ये अब क्या लिख लिया अपन ने, रासायनिक समीकरण अपन ने लिख लिए, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण अपन ने लिख लिए। इनको प्रतीक आप लोगों को जो 20 तत्व मैंने लिखाए थे, 20 तत्व मैंने लिखाए थे, उनके प्रतीक याद करने हैं। क्या याद करने हैं, प्रतीक। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है, इनके सूत्र तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है। तो ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी, इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो 20 तत्वों के आपको प्रतीक याद करने ही पड़ेंगे। तो ये थी अपनी रासायनिक समीकरण, अपन ने लिखना सीख लिया है। अब देखो क्या होता है, जैसे तराजू होता है ना, तराजू देखा हो अपन, कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, दो पलड़े होते हैं, बीच में कांटा लगा होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं तभी अपन किसी चीज़ को लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ये अपना पलड़ा हो गया, इधर अपन बाट रख देते हैं और इधर अपन वो जो होता है अपन सामान भरने का वो रख देते हैं। इसमें कोई भी चीज़ तोल देते हैं तो एक कांटा बराबर देखते हैं कि कांटा बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तभी अपन वस्तुओं को लेते हैं। तो वैसे ही रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 होनी चाहिए। इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि इसके साथ क्या लग रहा है, 2, जबकि इधर तो 1 ही है। तो फिर ये बराबर हुआ कहाँ, अपन ने तो बराबर का निशान लगा रखा है, बराबर हुआ कहाँ, तो इनको बराबर करने के लिए एक मेथड काम में लिया जाता है। और इनको बराबर करना मतलब इधर भी ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2, तो इनको बराबर करना यहाँ कहते हैं अपन संतुलित करना। क्या कहते हैं इसको, संतुलित करना। संतुलित करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब दोनों तरफ पदार्थों को बराबर रखना। जैसे यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम के कुछ भी नहीं लग रहा, 1 2 3 कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ भी कुछ भी नहीं लग रहा, इसका मतलब इधर भी 1 है और इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन के भी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ तो 2 लग रहा है, तो इधर ऑक्सीजन कितने आ गए, 2। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ कौन सी टर्म्स काम में ली जाती है, इनको संतुलित करना। मतलब रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब अपने जो दैनिक जीवन है उसमें तो अपन दुकान पे जाकर तराजू देखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में एक नियम चलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम चलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तीर के दोनों तरफ जो है, तीर के दोनों ओर पदार्थों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान की न तो हानि होगी न द्रव्यमान नया बनेगा। मतलब इधर जितना द्रव्यमान है इधर भी उतना ही द्रव्यमान रहना चाहिए, न तो इधर नया द्रव्यमान जोड़ना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए तो कम भी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कम आ रहा है क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो 1 ही है। तो नए पेज से शुरुआत करते हैं। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन रहा है अपने पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो इधर तो द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। तो इन ज़्यादा कम द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। समीकरण को संतुलित किया जाता है और इसके लिए एक विधि है जिसका नाम पूछा जाता है बार बार, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। आपसे संतुलित तो नहीं करवाएंगे क्योंकि आप प्रॉपर साइंस के तो हो नहीं। ठीक है, अगर साइंस के भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो सब बैठेंगे, साइंस के हो आर्ट्स के हो सब बैठेंगे एग्जाम में, तो उनसे संतुलित नहीं करवाएंगे, केवल नाम पूछेंगे विधि का, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इसमें क्या होता है,
जिधर ज़्यादा संख्या हो रही है, जैसे मान लो मैग्नीशियम की तो हो रही है बराबर, लेकिन ऑक्सीजन की इधर एक है इधर दो है, तो जिधर ज़्यादा संख्या हो रही है तो और जिधर कम है तो उस कम वाले को ज़्यादा के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इधर एक को दो करने के लिए यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, इस पूरे सूत्र के आगे टू लगाते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास, इससे बन जाएगा अपने पास Mg प्लस O2। अब यहाँ सूत्र के आगे दो लगाएंगे ना अपन, तो ऑक्सीजन तो दो दो हो गए, अब इधर भी दो, इधर भी ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन का भी है, दो मैग्नीशियम का भी, तो ऑक्सीजन भी दो, लेकिन मैग्नीशियम इधर भी दो हो गए अब, लेकिन इधर तो एक ही है, तो फिर मैग्नीशियम के आगे भी अपन कितना लगा देंगे, दो लगा देंगे। तो नई समीकरण क्या बन जाएगी मेरे पास, 2Mg प्लस O2 क्या बन गया, 2MgO। अब देखो यहाँ भी मैग्नीशियम दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ भी मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन भी कितना है, दो है। तो अब समीकरण क्या हो गए अपने पास, संतुलित हो गई। कौन सी हो गई, संतुलित। और ये कौन सी थी, असंतुलित। तो एक और चीज ध्यान रखना, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित मतलब जिनमें द्रव्यमान बराबर बराबर न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, कौन सी समीकरण कहते हैं, कंकाली। और इस कंकाली को हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि ट्रायल विधि द्वारा क्या किया जाता है, संतुलित समीकरण में बदला जाता है, संतुलित समीकरण में बदला जाता है, संतुलित समीकरण में बदला जाता है। और संतुलित समीकरण में क्या होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक क्या होता है, तीर के निशान के बाएं ओर आने वाले अभिकारकों का अगर कुल द्रव्यमान निकाला जाता है, कुल वजन निकाला जाता है, वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, कुल द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, तभी अपन कह सकते हैं कि वो समीकरण कौन सी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, मैग्नीशियम का अपन ने पढ़ा, कार्बन का दहन लेते हैं अपन, CO2। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, ऑक्सीजन की कितनी है, दो। इधर कार्बन की संख्या एक है, ऑक्सीजन की कितनी है, दो। तो ये समीकरण तो ऑटोमेटिक मतलब बिना लिखे ही कौन सी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि कार्बन एक एक है, ऑक्सीजन दो दो है, तो ये तो ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है, संतुलित है। ठीक है, इसके अलावा अपन लेते हैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया कर रहे हैं अपन क्लोरीन से। ये अणु के रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ 2 लग रहा है। इनका आपको अणु के रूप में सूत्र याद रखना पड़ेगा। जब भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो इधर, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। ठीक है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। अब इधर तो 2 2 है, इधर 1 1 ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर असंतुलित हो गई, मतलब ये कौन सी समीकरण है, कंकाली समीकरण है। कौन सी समीकरण है, कंकाली। तो इसको संतुलित बनाना पड़ेगा, मतलब इधर भी 2 2 करने पड़ेंगे। तो 2 2 करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो देखो किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी 2 नहीं लगाया जाएगा। तो 2 को कहाँ गुणा किया जाएगा, यहाँ आगे आगे। तो कैसे लिखेंगे, H2 प्लस Cl2, 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2HCl। अब ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ये 2 क्लोरीन का भी है। ठीक है ना, तो देखो अब हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी कितने हैं, 2। तो अब जाकर ये कौन सी हो गई, ये संतुलित हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा संतुलित किया जाता है। अपन एक और उदाहरण देखो, इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इधर सोडियम कितने हैं, 1 है, कितने हैं, 1। ये सोडियम मैंने लिख दिया 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इधर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 और इधर कितने हैं, 2। तो 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अपन क्या करेंगे, देखो सोडियम बराबर आ रहे हैं, ऑक्सीजन बराबर आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं आ रहे। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो क्यों ना हाइड्रोजन को इधर 4 कर दे 2 से गुणा करके।
2 से गुणा करके कितने कर देंगे 4, और इधर एक हाइड्रोजन में एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर +1 करेंगे तो यहाँ 1 1 और 2 और 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। तो इधर मैंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन जोड़ा, तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, 1 से 2 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2। तो देखो क्या बन जाएगी समीकरण, सोडियम जल और यहाँ पर लगा दिया मैंने 2NaOH, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने 2NaOH, देखो NaOH प्लस H2। अब देखें हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, यहाँ सोडियम 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब इधर सोडियम कितने हो गए, सोडियम हो गए 2, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 और 2 इधर है, तो हाइड्रोजन तो हो गए कितने, और इधर भी तो 2 लगाने थे अपन को, गुणा इधर भी करने थे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गए, कितने हो गए, और ऑक्सीजन कितने थे 2 हो गए, ये 2 ऑक्सीजन का भी होता है, ठीक है। तो देखो अब बात रही किसकी, हाइड्रोजन भी हो गए 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन सोडियम अभी भी इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा दो, तो 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। अब जो ये समीकरण है ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन सी है, संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक समीकरण होती है उनको संतुलित किया जाता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, फिर अगली क्लास में अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वाली क्लास में अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहता है दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में अपन उनको किस प्रकार से देख सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।